दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम, इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, भूतपूर्व, गुरुग्राम, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हनीपुर, कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। मोदी सरकार के सभी मंत्रियों ने आज कामकाज संभाल लिया और पहले दिन से ही सरकार फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी बड़े मंत्रालय अपनी पार्टी के पास ही रखे हैं और सहयोगी दलों के दबाव में न आने का सीधा संदेश दे दिया है। जेडीयू और टीएमसी ने तो नाखुशी नहीं जताई है, लेकिन शिवसेना, शिंदे गुट का जरूर कहना है कि 1, 2 और 5 सांसदों वाली पार्टियों को कैबिनेट मिनिस्टर दिया गया है, जबकि 7 सांसदों वाली हमारी पार्टी को एक भी कैबिनेट नहीं दिया गया। इस बीच विपक्ष को भी उम्मीद है कि सरकार में मतभेद खबरें बाहर आएंगी और बयानबाजी लगातार उस पर कर रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर शेयर करके परिवारवाद के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। इस पोस्टर में उन मंत्रियों के नाम हैं जिनके पिता या परिवार के अन्य सदस्य पहले राजनीति में रह चुके हैं। इनमें से कई नेता तो ऐसे हैं जिनके पिता पीएम और सीएम तक रह चुके हैं। तो आज रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी और वहां धन्यवाद जताने के बाद यूपी की राजनीति को बड़ा संदेश दे दिया। राहुल ने कहा वो समाजवादी पार्टी के साथ आगे बने रहेंगे, यानी बीजेपी के लिए वहां चुनौती बड़ी है। साथ ही ये दावा भी कर दिया कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी चुनाव लड़ी होती तो मोदी 3 लाख वोटों से हार जाते। बहुत बड़ी बात है। इस बीच उड़ीसा विधानसभा में जीती बीजेपी ने मोहन मांझी को अपने राज्य की पतवार सौंप दी है। साथ ही 2 डिप्टी सीएम साथ लगा दिए हैं। इसका फार्मूला लगातार चल रहा है। कनकवर्धन सिंह देव और प्रभुति परिदा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है तो देश की राजनीति एक नए मोड़ पर है और इन सही मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज़्यादा है। अगर आप दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके बनिस्बत भारत में लगभग 2 से 3% भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आने वाले समय में जहां इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, वहीं ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा, जो किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगा, जिस लक्ष्य के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। कृषि प्रधान देश है। देखिए, आज तो काम संभाले हैं और देश के अंदर में टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है
जहां सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है और आज दुनिया में भी ठीक है एक अच्छा सेजेबल हम एक्सपोर्ट में भी शेयर है। तो आज प्रथम दिन है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि ये किसान से भी जुड़ा हुआ। धन्यवाद रायबरेली की जनता को, मेरे परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने मेरे बड़े भाई को वोट देकर इतनी भारी बहुमत से जिताया। हम सब आपके आभारी हैं और जितनी श्रद्धा जितनी निष्ठा आपने हमें दिखाई है, उससे दुगनी श्रद्धा, उससे दुगनी निष्ठा के साथ हम सब आपके लिए काम करेंगे अगले 5 सालों के लिए और हमेशा के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया। राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। सरकार मोदी जी की बन चुकी है, राहुल गांधी विपक्ष में हैं, बावजूद इसके पूरा क्रेडिट ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस जीत के आई है। इसी तरह उनका जोश बरकरार है और आज मंत्रालयों का कामकाज संभाल लिया गया। कहीं से भी नाखुशी खबर जहां से आनी थी वहां से नहीं आई। जेडीयू और टीडीपी के नेताओं ने कुछ नहीं कहा, लेकिन खबर वहां से आई महाराष्ट्र से, जहां शिंदे जो खुद सीएम बने हुए हैं, उनकी पार्टी ने कहा जिनको 1 सांसद मिला है, जिनको 2 सांसद मिला है, जिनको 5 सांसद मिला है, उनको कैबिनेट मिनिस्टर दिया गया है और हमारे 7 सांसद हैं, उसके बाद भी हमको नहीं दिया गया। क्या है, इस पर सवाल पूछेंगे, जानना चाहेंगे आखिरकार ऐसे कैसे, कौन सा फार्मूला लागू किया गया है मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर बांटने का। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। मंत्रियों ने आज शपथ ली और उसके बाद सभी ने अपने कामकाज को संभाल लिया। 100 दिन का एजेंडा तैयार है। 125 दिन, 125 दिन का समय दिया गया है उस काम को पूरा करने के लिए जो टारगेट पहले से फिक्स कर दिए गए थे। इस बीच विपक्ष की राजनीति किस मोड़ पर जाएगी, क्या करेगा विपक्ष? क्या इंतजार करेगा कि मतभेद हो, कोई मतभेदी खबर बाहर आए तो उनको मौका मिले? देश की राजनीति क्या अब इसी दिशा की ओर चलेगी? इन सब मुद्दों में चर्चा करेंगे। उड़ीसा की बात भी करेंगे, जहां नए मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण कर ली है और जहां मांझी के हाथ में पतवार सौंप दी गई है। 2 डिप्टी सीएम साथ में लगाए गए हैं। लंबे समय बाद वहां के मुख्यमंत्री बदले हैं। एक नई दशा की ओर देख रहा है उड़ीसा। पूर्वोत्तर को राज्य आखिर क्या चाहता है और बीजेपी कैसे वहां बदलाव करेगी, ये बड़ा मुद्दा रहेगा। मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके पास चलते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के नेता आलोक वत्स जी। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यश भारती समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उनसे राय लेंगे। आशुतोष वत्स जी है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी। तो आलोक वत्स जी, जिस तरह से आज मंत्रालयों पर कार्यभार संभाल लिया गया
और जहां से उम्मीद थी जेडीयू या टीडीपी, वहां से किसी तरह की नाखुशी नहीं जाहिर की गई। लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी कह रही है जिनको 1 सांसद थे, 2 सांसद थे, 5 सांसद थे, उनको कैबिनेट दे दिया और हमारे साथ है और हमें कुछ नहीं दिया। तो कौन सा फार्मूला लागू किया गया है? ये सारी चीजें प्रधानमंत्री जी के ओर से खुद फैसले लिए जाते हैं। तो इसमें किस फॉर्मूले के तहत उन्होंने इन चीजों को किया है ये वही बता सकते हैं, या उनसे जुड़े हुए जो भी टीम में लोग होंगे उस लेवल पे वो बता सकते हैं। हम लोग जैसे व्यक्ति से इन चीजों के बारे में कुछ पूछने पर शायद आपको सही उत्तर ना मिल पाए, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि जो भी सरकार का गठन हुआ है उसमें जो भी दल है उनमें से किसी को कोई परेशानी नहीं है। हाँ, परेशानी की खबरें तो अभी फिलहाल नहीं आई, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी और अजीत पवार की पार्टी कह रही है। बस यही 2 लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं। उनको भी एक जवाब मिल चुका होगा और उस पर भी उसके बाद शायद वो भी ठंडे पड़ जाएंगे। ठीक है आशुतोष वत्स जी, आपने देखा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मोदी जी का विशेषाधिकार है और अपने तरीके से कोई फॉर्मूला नहीं है, उन्होंने जो देना था दिया और उनको जवाब मिल जाएगा। आपको लगता है जिस तरह से एक सांसद वाली पार्टी हम जो बिहार की, वो क्या इतनी महत्वपूर्ण थी जितनी एकनाथ शिंदे महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए, अभी जो हमारे साथी ने जो बताया भारतीय जनता पार्टी के, दरअसल क्या है, ये जो चुनाव बीता है लोकसभा का, ये अब तक मेरे भी पत्रकारिता के जगत में जो मैंने काम किया उसमें सबसे अचंभित करने वाला ये एक इलेक्शन रहा है। और जो परिणाम आए हैं, जो इससे पहले की जो बातें हो रही थी, फुल कॉन्फिडेंस में भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अब ये इस बात का एहसास हो गया है कि वो जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसको अब उनको थोड़ा सा जमीन पे भी काम करना पड़ेगा। दूसरा जो ये जो अन्य दल उनके साथ जुड़े हैं एनडीए के साथ में, चाहे वो बिहार हो चाहे वो तमिलनाडु हो, एक बात तो निश्चित है, जो प्रधानमंत्री की बात है उनको ये सरकार चलानी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एक कार्यक्रम है वो एक संगठित रहता है। कौन टूट रहा है, कौन भाग रहा है, यह जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। जहां तक बात है जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी ने कहा है, देखिए, सरकार चलाने के लिए जिन लोगों की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को है वो अभी तो साथ हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो मंत्रालय बांटे गए हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 240 सीटें लेकर के आई हैं उस पर वो अभी भी कॉन्फिडेंस में है कि हम सरकार को चला लेंगे। जो डिपार्टमेंट बांटे गए हैं वो बिहार के हों चाहे वो कहीं के हों, थोड़ा सा ये एक बाहर से देखने में भी है कि जो वो लोग चाहते थे, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो तमिलनाडु के हों, चाहे वो जहाँ के भी नेता रहे हों, उनकी जो अपनी एक अभिलाषा थी वो शायद अभी पूरी हुई नहीं है। और आप देखिएगा आने वाले दौर में कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा मुश्किल में तो रहेगी, लेकिन मुझे एक भरोसा भी है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, जोड़ तोड़ की राजनीति में ये लोग बहुत माहिर हैं, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की टीम जो है और जो ये पूरा एनडीए है वो कहीं ना कहीं मैनेज किया जाएगा। ठीक है, यश भारती जी, आवाज आ रही है आपको? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी, आवाज आ रही? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी बात। जी यश जी, सुना होगा आपने, आप लोग इंतजार करके बैठे हैं कि कोई मतभेदी खबरें आएंगी, सरकार टूटेगी, कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग आपके कुछ करेंगे। बहुत बड़ी कामयाबी मिली आपको समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में, आज राहुल गांधी वहां पर थे, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आप लोग इंतजार करते रहेंगे? नहीं, देखिए, डायरेक्ट मेल किसी तरीके का भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का आपस में नहीं है। ये मतभेद और मनभेद तो सामने आने ही थे। ये जो जबरदस्ती का गठबंधन बनाया गया है, जो मोदी सरकार थी और मजबूरी की सरकार बनाई गई है, अब ये सब कुछ सामने दिख रहा है। पूरे चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश में, देश भर में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ये बताते रहे कि मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए, और वही टीडीपी ये बताते रहे कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे। इसी बात को विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे और इसी के आधार पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे।
भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बता रही है हम जाति के आधार पर काम नहीं करते। बिहार में नीतीश कुमार भी जाति जनगणना की बात कर रहे थे। तो ये जो अलग अलग बातें आ रही थी, वही जाति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम न करने की बात करती थी और मोहन यादव जी और पूरे यादव नेताओं को मध्य प्रदेश से ले आकर बिहार में, उत्तर प्रदेश में प्रचार करा रही थी। ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हम यादव जाति को भी सम्मान देते हैं और साथ में ले करके चलते हैं। तो ये अलग अलग स्थितियां, परिस्थितियां जो भारतीय जनता पार्टी ने निर्मित करी, ये आप देखिएगा 6 महीने बाद या तो भारतीय जनता पार्टी एक गठबंधन के लोगों को तोड़ के अपने पास शामिल कर लेगी, जैसे उन्होंने शिवसेना तोड़ा, एनसीपी तोड़ा, अकाली दल को निराश किया और अपने सहयोगियों को हमेशा ठगने का काम किया और अपना एक मजबूत आंकड़ा बना लेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी तोड़ फोड़ के साथ में। और या फिर इनके जो सहयोगी हैं जिनका इनके साथ में कोई वैचारिक मेल नहीं है, वो इनको छोड़ करके नई सरकार की तरफ जाएंगे और वही नई सरकार बनाएंगे इनके खिलाफत में। ठीक है, आलोक बस जी ये कह रहे हैं भाई आप लोग अपने सहयोगी तोड़ लोगे, आप लोगों की जो पुरानी आदत है अपने ही लोगों को तोड़ना और तोड़ फोड़ के बराबर कर दोगे, इससे भी डरे हुए हैं वो लोग। ये बात इनको शोभा नहीं देती है। ये बिल्ली के भाग से छीका टूटने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी अभी 20-25 साल तक इस देश पर राज करेगी और राज करेगी अपने कारनामों के कारण, अपने कर्तव्यों के कारण, अपने कमिटमेंट के कारण, देश की जनता की सेवा के कारण, विश्व में भारत का झंडा फहराने के कारण, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, हमको 20-30 सीट की कम मिली, मुझसे सबक लेकर और मजबूत करेंगे अपने आप को और राष्ट्र भक्ति में जो कोई भी हमारे साथ आना चाहेगा उसका स्वागत है। आलोक जी आप कह रहे हैं कि 20-30 साल तक बीजेपी नहीं हटेगी, लेकिन जो हालात हैं, राहुल गांधी आज रायबरेली में थे, उन्होंने कहा तो प्रियंका गांधी लड़ गई होती तो प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनाव हार जाते, 3 लाख वोटों से हार जाते। तो वो तो ऐसा बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं। ये पहली बात तो उनको देश सीरियसली लेता नहीं, और अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो वो जाने। तो भैया ये चुनाव हो जाने के बाद क्यों बोल रहे हैं कि 3 लाख वोट से हार जाते? ये बात तो उनको चुनाव लड़ाकर हराकर तब बोलना चाहिए ना। लेकिन ये तो सच्चाई ना आलोक जी कि प्रधानमंत्री के वोट बहुत कम हुए हैं वाराणसी में, जहां पे बहुत आप लोगों ने दावा किया था, और अयोध्या में तो आप लोग हार गए हैं। देखिए, अयोध्या में हार के अनेकों कारण हैं। हमने विश्लेषण किया है तो हमें कुछ कारनामों का पता लगा है जो अफसरशाही ने किया है, और प्रधानमंत्री मोदी की अगर वहां पर वोट कम हुई है तो लोकतंत्र है, जो भी आवाम का फैसला है सिरमाथे पे है। कभी थोथा चना, कभी बहु मना, कभी बहु घना। कभी हमको 5 लाख वोटों से जिता रहे हैं, कभी हमको 1.5 लाख वोटों से जिता रहे हैं, हरा नहीं रहे हैं। तो हम और मेहनत करेंगे। ठीक है, आपको याद होगा हम लोकसभा में 2 पर आ गए थे, वहां से हमने राजनीतिक यात्रा चालू किया, हम 303 तक गए, आज 240 पे है। सहयोगी दलों के साथ मिलकर 292 पे आ जाते हैं। तो राजनीति में ये सब गुना भाग, ऊंच नीच होता रहता है। ठीक है मुन्ना खान जी, ठीक है आलोक जी आता हूँ आपके पास। मुन्ना खान जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही आवाज आ रही है। मुन्ना खान जी आपने सुना होगा आलोक बस जी कह रहे हैं कि 25 साल तक इंतजार करिए, अभी कोई आपका मौका आने वाला नहीं, और आप लोग तो अभी पहले दिन से ही इंतजार किए बैठे हैं कि बिल्ली के भाग से छींका फूटेगा, कोई ना कोई नाराज होगा, चाहे टीएमसी नाराज होगी, चाहे जेडीयू नाराज होगी, वो कोई नाराज नहीं हो रहे हैं, वो लगे रहेंगे और पहले दिन सरकार एक्शन में आ गई है। देखिए सरकार का फॉर्मूला A+B का होल स्क्वायर की तरह है। A+B का होल स्क्वायर मतलब 2AB। 2AB कौन है? 2AB का मतलब है एक तो A आंध्रा, B मतलब बिहार। तो आंध्रा और बिहार पे जो डिपेंड कर रही है सरकार, जो अपाहिज सरकार है, जिनको 2 बैसाखियों से
खड़ा किया गया है। जो बैसाखियों से खड़ा होकर के जो शपथ ग्रहण लिया है, आप अनुमान लगाइए वो कितने दिन चलेगी। सभी के अभी अपनी अपनी मनोकामनाएं हैं। कोई गृह मंत्री मांग रहा है, कोई रेल मंत्रालय मांग रहा है, कोई कहाँ मांग रहा है, कोई किसी शिक्षा ने तो मंत्री कुछ मांग कहा रहा है। नहीं। पूरे दिन तो कोई बयान नहीं आया, सबको बढ़ गया मंत्रालय, सारे बड़े मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रख लिए, कहीं से कोई छू तक नहीं हुई। कहाँ से आप लोग उम्मीद किए बैठे हैं? यही तो कह रहा हूँ, खेला तो शुरू हुआ है, सारे मंत्रालय बीजेपी ने रखा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम पार्टी जो एक सीट लाई, वो एक सीट वाले को मंत्री बनाया। चिराग पासवान के बेटे को रामविलास पासवान के बेटे को चिराग पासवान को मंत्री बनाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतनी सशक्त सरकार अगर चलने वाली है, मोदी जी की इतना ही हुक्मरां है मोदी जी, इतना ही मोदी जी से विपक्ष के लोग और सत्ताधारी लोग डर रहे हैं, तो फिर ये एक एक पाए को मंत्री बनाने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी ये बोलने की कि ये सरकार बड़ी भांति पूर्ण बहुमत से बनेगी? क्या जरूरत थी 400 सीट पार करने की, ढोल बजाने की? एक बात आप समझ लिए, 272 से अगर हार हुई तो वो भारतीय जनता पार्टी की हार थी, लेकिन 250 से अगर नीचे हार हुई है तो ये नैतिक तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हार है। इसे आप मानिए, क्योंकि मित्रों अब की बार 400 पार कहाँ गया वो 400 पार? अरे 272 नहीं ला पाए, 250 नहीं, 260 नहीं, 240 पे आपका मामला फंसा, उसमें भी 100 सीट की हेराफेरी है। अभी कई जगह इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे पा रहा। जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, जहां बनारस की बात ले लूं, बनारस में कहते थे नरेंद्र मोदी जी 10 लाख वोटों से जीतेंगे और 1 लाख वोटों से जीता। क्या हुआ? क्योंकि वहां अलग रीजन था। वहां रीजन क्या था? जितने टेंडर, गंगा के टेंडर हो, घाट के टेंडर हो, सभी गुजराती भाइयों को दिया गया, इसलिए वहां के लोग नाराज थे, खपा थे। और एक बात मैं पूछना चाहता हूं, हमारे मित्र आलोक वत्स जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने विकास के लिए एक गांव लिया था, मैं ये पूछ रहा हूँ वो विकास चल रहा है या अभी गोद में ही है? इनसे पूछिए एक बार। ऐसा विकास है वहाँ जहाँ मीठा जल नहीं पहुंचा, लाइट नहीं पहुंची, रोड नहीं बने, तो इस हिसाब के तो ये विकास करते हैं, विकास के ढिंढोरा पीटते हैं। विकास 2 4 5 लोगों के हुए हैं, अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, तो 2 गुजराती ने मिलकर 5 गुजराती का विकास किया, ये सच्चाई है। और ये भी सच्चाई है, 2 गुजराती देश बेच रहा, 2 गुजराती देश खरीद रहा। अब देश में आज बचा क्या? रेत, बालू, सीमेंट, आकाश, पानी, ठीक है, तट, नल। आप लोग बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कम से कम 3 लाख वोट से हारते अगर प्रियंका गांधी वहां पर चुनाव लड़ गई होती। तो प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ी, बताइए आप। नहीं, राहुल गांधी ने कहा प्रियंका गांधी की चुनाव लड़ती तो 3 लाख वोटों से नहीं, जमानत जब्त हो जाती नरेंद्र मोदी की। ऐसा नहीं करना, 3 लाख का है। शक्तिशाली प्रधानमंत्री, आप ज्यादा अच्छे प्रवक्ता। मैं विश्व गुरु हूँ और विश्व गुरु राज्यसभा कन्फर्म हो गया इनका। शर्म आनी चाहिए, भगवान के अवतार। अब इनके मतलब भगवान जगन्नाथ जो है इनके चेले हैं, ये उनके गुरु हैं, मतलब भगवान जिन्ना खान जी पुराने बयानों से क्या मतलब है? जनता ने फैसला दे दिया है, आपको चुनाव कोई वोट होना नहीं है। फैसला नहीं दिया, ये मोदी की ईवीएम मशीन ने फैसला दिया है। जनता का तो ये फैसला था कि इसे सरकार ही नहीं बनना था। तो ये जो गुजरात रोगी वो तो जनता के नजरों में है। अब ये सरकार कितने दिन चलती है ये देखने की बात है। बैसाखी की सरकार ना दौड़ पाएगी न सही से चल पाएगी। आपने शोले फिल्म का वो गाना सुना होगा, नाच बसंती नाच, नाच बसंती नाच, जब तक तेरी सांसें चलेगी तब तक तेरे यार जिंदा रहेंगे। अब वही हाल है। अब ये दोनों बोलेंगे, A+B का जो हेलो स्कोर है, कोई आंध्रा और बिहार, ये बोलेंगे नाच बसंती नाच, जब तक तू नाचेगी तेरे यार के सांसें चलेंगे। अब यही नचाएगा नरेंद्र मोदी को दोनों। ठीक है, आलोक बस जवाब देंगे इनका। देखिए, मुन्ना भाई ने आज आने वाले समय में अपना राज्यसभा भी कंफर्म कर लिया। अगर इंडी गठबंधन की सरकार ने तो मिनिस्ट्रियल वर्क भी कंफर्म कर लिया। अब इनके पास कोई बचा ही नहीं है। कांग्रेस में अब जो चाहेंगे वही मिलेगा। इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही कि राहुल गांधी से भी 2 स्टेप बढ़ के कि अगर प्रियंका गांधी लड़ गई होती तो नरेंद्र मोदी की जमानत जब्त हो जाती।
देश का कोई भी नागरिक इस बात को सुन के हंसेगा ही और कुछ नहीं कर सकता। अरे भैया, अगर ऐसा ही कारनामा करवाना था तो क्यों नहीं करवाए? किसने रोका था? लोकतंत्र में हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हर आदमी किसी के खिलाफ चुनाव लड़ सकता है, तो किसने रोका था? इस यानी बिल्ली खंबा नोचे। अगर आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो आप यही सब कह के अपने दिल को तसल्ली दीजिए। तसल्ली देने का समय चल रहा है। रही बात 20-25 साल तक तो अभी बीजेपी की आपको आने देगी नहीं कहीं सत्ता के आसपास भी। आप इसी तरीके से क्षेत्रीय दलों का परिक्रमा कर करके अब कुछ सीट लेके आते रहिए, जाते रहिए। हम अपने हर भूल से सीख लेते हैं। अगर हम 303 से 240 पर आए हैं तो हमारा मंथन जारी है, हमारा प्रयास जारी है कि हम कैसे इसको 350 पार ले जाएं। और इसके लिए जो कुछ भी आहुति देनी होगी, प्राणों की बाजी भी लगानी पड़ेगी, तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। ये हम आपको वादा करते हैं। ठीक है। हम विश्व की सबसे बड़ी फौज है कार्यकर्ताओं के लिहाज से, और सबसे डिसिप्लिन फौज है वर्कर के लिहाज से। ठीक है। यश भारती जी, जिस तरह राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है आज, इस ऐलान को आप ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ हम बने रहेंगे और 2027 के लिए मेरे ख्याल से दोनों पार्टियां मिल के काम कर रही हैं। बहुत जोश में हैं आप लोग। कांग्रेस समाजवादी पार्टी दोनों एक हो गई हैं। परमानेंट रहेंगे आप? देखिए, ये बातें तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। राहुल गांधी जी ने कोई बात कही है, उसमें समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और हमारे वरिष्ठ नेतागण सब आपस में चर्चा करेंगे और सब मीडिया के सामने बताएंगे। हमारे छुप के कुछ भी नहीं होता, जो होता है सामने होता है। छुप के काम तो भारतीय जनता पार्टी में होता है कि कल तक गाली देंगे जिस विषय को लेकर के, बाद में पर्दे के पीछे उनके घटक दल होंगे, जो सहयोगी दल होंगे, वो उस पर काम करेंगे। कल तक जिनको गाली देंगे, जब सरकार बनाना होगा तो तुरंत उनको लपक लेंगे, दबाव बनाएंगे। और दबाव एक तरीके का नहीं, कई तरीके का। प्रफुल्ल पटेल जी ने और एनसीपी ने बता दी, जैसा भी आपने भी प्रश्न पूछा था भारतीय जनता पार्टी से, जब सहयोग चाहिए होता है तो सबसे सहयोग ले लेंगे, लेकिन जब सहयोग देने की बारी आती है भारतीय जनता पार्टी की, तो केवल ठगने का काम, लूटने का काम, झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे वो जनता के साथ हो, चाहे वो सहयोगियों के साथ हो। जो ओपी राजभर जी हैं वो अब गायब दिख रहे हैं, निषाद पार्टी के संजय निषाद जी अब वो गायब दिख रहे हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में अठावले की आवश्यकता है, इसीलिए उनको मंत्री पद देंगे। मांझी साहब की आवश्यकता है, इसीलिए उनको मंत्री पद देंगे। लेकिन जिनकी आवश्यकता खत्म हो गई है उनको दूर रखा जाएगा। जयंत चौधरी जी को साथ में नहीं बैठाएंगे, दूसरी पंक्ति में सामने बैठाएंगे, क्योंकि आवश्यकता खत्म हो गई है। तो जिसको जिसकी आवश्यकता है उसको निचोड़ के जब खत्म कर देंगे तो उसको फेंक दिया जाएगा। जैसे शिवसेना में ठाकरे परिवार को, अकाली परिवार को पंजाब में, और भी जितने इनके घटक दल हैं जो आज इनसे दूर है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़े करने में अहम भूमिका निभाई है, जो अटल सरकार में 3 दिन 13 महीने और अन्य समय तक साथ में रहे, आज वो गठबंधन दिखता नहीं है एनडीए का। आज वो अवसरवादी गठबंधन दिखता है कि जिसकी आवश्यकता है उसको साथ में ले लो, जिसकी आवश्यकता खत्म हुई है उसको खत्म कर दो, और अपने गठबंधन के घटक दल को भी खत्म कर, जैसा मैंने पूर्व में कहा। तो ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप देखिएगा 6 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को खत्म करने का काम करेंगी, और जब ये सहयोगी दल समझ जाएंगे तब भारतीय जनता पार्टी को जरूर छोड़ के जाएंगे, क्योंकि ये अपने सहयोगी दल को खाना जानते हैं। ये दीमक है, ये दीमक की तरह अपने सहयोगी को खा जाएंगे। ठीक है। आशुतोष वत्स जी, जिस तरह से आपने सुना होगा बीजेपी कह रही है अगले 20-25 साल तक कोई वैकेंसी खाली नहीं है, और विपक्ष तो उम्मीद लगाए बैठा 6 महीने में ही कुछ होने वाला है। आपको लगता है कि कुछ होगा? देखिए, राजनीति में वैसे ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है कि 6 महीने बाद क्या होगा। अभी क्या हो जाए, 1 घंटे बाद क्या हो जाए, मुझे ये भी नहीं पता है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी, जो सपा के या जो भी कांग्रेस के लीडर जो भी ये बातें सब कुछ बता रहे हैं, होने को हो सकता है। लेकिन अभी जो स्थिति है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो लगातार
वो चुनाव जीतते आ रहे हैं, वो इसमें माहिर हैं, साठगांठ में माहिर हैं। एक चीज मैं आपको और बताऊं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और हमारे यहाँ जब शादी होती है, जो दूल्हा होता है उसमें सुबह बासी खाते हैं तो एक सहीबाला बैठता है। तो आप लोगों को अगर मेरी बात समझ में आ रही हो तो सहीबाला भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से बदलती रहती है। अभी जैसे हमारे एक साथी सपा के थे, वो बता रहे थे कि अभी निषाद जी थे, अभी ओम प्रकाश राजभर जी थे, तो जो सहीबाला भारतीय जनता पार्टी के लिए उचित होगा उसको बगल में बिठाया जाएगा। और जहां तक बात रही अभी क्या होने वाला है वो सबके सामने होगा। बहरहाल अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। महाराष्ट्र वालों की जरूरत नहीं है, शिंदे उंदे गुट की जरूरत नहीं है। देखिए मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, अगर उनको लगता है, देखिए आवश्यकता तो सबकी है, ऐसा नहीं कि इनकी नहीं है उनकी नहीं है, सबकी। एक सीट जो पाया है उसकी भी है और जिसके पास 12 सीटें हैं, नीतीश जी हैं, उनकी भी है। समय परिस्थितियां ये बताएंगी कि कब कहां किसकी सांठगांठ होगी। ठीक है, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चटक सुंदर जीव न जीव सुहामी खूबे हो से धनी फल से फूल से हम जो बस्तर पुरहे जाऊं से हमी पुरहे जाऊं से हमी तिहार असन लागली दादा जवाना गरधार आले फिकार निकर विष्णु हम जो मुंडे जंगल नदियां खेत डगर में खुशियां भर भर आई है। आज गगन रंग केसरिया खुशहाली बनकर छाई है। भिन्न भिन्न रंगों से सजता छत्तीसगढ़ एक मेव है। निज माटी गौरव हम सबके अपने विष्णु देव है। हमारे छत्तीसगढ़ के रहवासी अब हंसी खुशी रहे बारों मासी। देवी गंगा लहर तुरंगा हमर छत्तीसगढ़ के जनमन होवे चंगा। आहो देवी गंगा, आहो देवी गंगा। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम, इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। और ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। दिन भर चली सियासी गतिविधियों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज मोदी सरकार के मंत्रियों ने कामकाज संभाल लिया और सरकार फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस बीच राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। रायबरेली गए थे, बोले मोदी जी हार जाते अगर प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ जाती। राहुल गांधी फुल आक्रामक मोड में हैं। सरकार एक तरह से वो अपने आप को जीता घोषित कर रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं जिनसे बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। आलोक वत्स जी हैं, नेता बीजेपी के, मुन्ना खान जी हैं, कांग्रेस के नेता, यश भारती जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और आशुतोष वत्स जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आलोक वत्स जी, आप कह रहे हैं कि 20-25 साल तक विपक्ष के लिए कुछ बचा नहीं है। ये बात आप बीजेपी के नेता होने के नाते कह तो रहे हैं, लेकिन कल ही बयान आया है संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का। सरकार के पहले दिन चेतावनी दे दी उन्होंने, अब हम चुप नहीं रहने वाले, आपको बताएंगे कि सरकार कहाँ गलती कर रही है। मणिपुर में दोनों सीटें बीजेपी हार गई है, कह रहे हैं मणिपुर ठीक करिए वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब मोहन भागवत जी अपना जो है निर्देशित करेंगे मोदी जी को, ये भी एक दिक्कत आने वाली है। अच्छी बात है, हमारे अभिभावक के तौर पर आरएसएस है, अगर वो हमें गाइड करेगी तो हमारे लिए तो ये बहुत शुभ संकेत है कि हम जो अपना लक्ष्य चाहते हैं उसकी तरफ
हम अग्रसर होंगे और वो लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमें तो इस बात को सुनकर बहुत खुशी है। जेपी नड्डा जी ने कहा था, जेपी नड्डा जी ने कहा था हमें संघ की जरूरत नहीं चुनाव जीतने के लिए। देखिए, जेपी नड्डा जी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। जेपी नड्डा जी का बयान उस ढंग का नहीं था जैसा कि उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। जेपी नड्डा जी का कहना था कि अब हम भी मजबूत हो चुके हैं, अब हमें उतनी उनसे मदद लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको उन्होंने मजबूत किया है। इसको उन्होंने आपके यहाँ के प्रेस ने इस ढंग से पोर्ट्रे कर दिया कि अब हमको कोई जरूरत ही नहीं आरएसएस हमारा लोटा डोरी का साथ है, गंगा जमुना का साथ है, चावल दाल का साथ है। हम कभी अलग होने की सोच भी नहीं सकते, समझ रहे हैं? अलग तो नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मतभेद गहराते जा रहे हैं, ये बात तो संकेत मिलता है इससे। नहीं। ठीक है, मुन्ना खान जी क्या कहिएगा आप? संपर्क चला गया। यश भारती जी, जिस तरह से संघ ने दबाव बनाने की कोशिश की पहले दिन से, आपको लगता है ये भी कुछ असर करेगा, बीजेपी के अंदर कुछ खदबदाहट होगी? देखिए, ये पूरा कार्यक्रम नौटंकी वाला है, क्योंकि जो परिणाम आने थे, आरएसएस को बचाना था। आरएसएस के जैसे बहुत सारे अनुषंगिक संगठन है, चाहे वो छात्र के, युवाओं के, महिलाओं के, आदिवासी के, शैक्षणिक, वैसे ही उनका एक संगठन है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिताजी को बचाने के लिए, जो आरएसएस का रूप है, उसको बचाने के लिए इस तरह की तो ये नौटंकी चल रही है एक दूसरे के ऊपर दिखाने के लिए, ताकि परिणाम से बेटा अपने ऊपर सारी बात ले ले और पिताजी बचे रहे। अब पिताजी बेटे को पालने का काम कर रहे हैं कि ठीक है, हो गया जो, हम तुम्हें वापस से बड़ा कर देंगे जो तुम छोटे हो गए। तो ये जो नौटंकी है, पूरा देश समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी नागपुरी कानून से चलती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होते हैं, सीधे जाते हैं नागपुर कार्यालय में। अन्य नेता सारे शामिल होते हैं, वो सीधे जाते हैं नागपुर कार्यालय में। क्या काम है भैया जब तुम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हो? क्यों भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता नागपुर कार्यालय में जाते हैं आरएसएस के? तो ये दिखाता है, ये पूरा जनता को भ्रमित करने के लिए और आरएसएस को बचाने के लिए पूरा प्रोपेगेंडा बनाया गया है और ये पूरी नौटंकी चल रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के परिणाम खिलाफ में आए हैं, ये आरएसएस के भी खिलाफ है, जो समाज में जहर घोलते हैं, जो सुबह के अंधेरे में उठते हैं, डंडा पीछे छुपा के पकड़ते हैं और जब तक सब उठते हैं ये छुप के वापस अपने घर में पहुंच जाते हैं अपने कपड़े बदलने। ये वही लोग हैं जो समय समय पे अपनी वेशभूषा, अपना चरित्र, अपना आचरण, अपने विचार बदलते रहते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी है जो आरएसएस के विचारधारा के हिसाब से काम कर रही है और उन्हीं के पालन पोषण से फल फूल रही है। तो ये केवल दिखावा चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द आप देखेंगे जिस तरीके का तानाशाही रवैया उन्होंने अपना के रखा है, जनता समझ चुकी है। भगवान के नाम पे अगर खिलवाड़ करेंगे, लोगों की भावनाओं से खेलेंगे, तो जहां जहां 13-14 जगह है जब भगवान प्रभु राम के चरण पड़े हैं, हनुमान जी का जन्म हुआ है, वहां सब जगह से भारतीय जनता पार्टी हारी है और हिंदुओं ने ही हराया है और सनातनियों ने हराया। और सनातनियों को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से अयोध्या को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अयोध्या वासी प्रभु राम भी थे, ये प्रभु राम को भी बदनाम कर रहे हैं, अपनी खींच निकाल रहे हैं हार के प्रति। ठीक है, आशुतोष वत्स जी, आपको क्या लगता है कि भागवत जी का जो बयान है वो दबाव बनाने के एक तरीके के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? क्योंकि पहले दिन सरकार कामकाज संभालने जा रही है, संघ के खिलाफ एक बयान आया था, उसका जवाब उन्होंने जिस तरह से दिया है, ये संकेत कहीं ना कहीं बीजेपी को भी चला गया होगा कि मोदी जी अब उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे जैसे पिछली बार करते रहे थे। बिल्कुल, आपको मैं बताऊं कि मैं लगातार चुनाव के बीच में रहा, मैं उत्तर प्रदेश रहा, मैं हरियाणा रहा, मैं राजस्थान भी गया। संघ की जो आप लोग जो बात कर रहे हैं, ये अभी से ये जो आज जो ये मैसेज आया है भगवत जी का, पहले भी मैसेज आने चाहिए थे, लेकिन शायद वो किसी दबाव में थे, वो नहीं दे पाए होंगे। लेकिन जो आरएसएस के साथ इस समय जो वन नेशन वन लीडर की जो एक लड़ाई चल रही है, देखिए मैं बहुत स्पष्ट हूँ इसके लिए, क्योंकि मैं खुद इसमें कई सारे नेताओं से मैं खुद बात कर चुका हूँ, मिल चुका हूँ। मैं उनसे पहले, ये लगभग 2 साल पहले मैं उन लोगों से टच में भी रहा हूँ, अभी भी हूँ। कहीं ना कहीं एक बीच में एक दरार है जो मुझे लग रहा है अगर बीजेपी नहीं भरेगी तो बहुत दिक्कत में आएगी और उसका फायदा पूरे देश के अन्य जो
दल हैं उनको मिलेगा। जहां तक बात मोहन भागवत जी की है, आज उनका जो बयान है बिल्कुल आप इस पर समझिए, सीधे सीधे वो देश के प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के, रक्षा मंत्री के लिए एक मैसेज है, बीजेपी के अध्यक्ष के लिए मैसेज है कि आप लोग, समय है, अगर आप हमारे साथ, क्योंकि देखिए एक बात समझ लीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी जो भी कुछ है उसके पीछे आरएसएस का, ये सभी लोग जानते हैं, ये कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनके कार्यकर्ताओं का रहा है। जब सब कुछ हो गया, ये मैंने कहीं मीडिया में कहीं पढ़ा, शायद वो गलत भी हो सकता है, कि अब हमें आवश्यकता नहीं थी इसलिए हमने अकेले लड़ा। ये अगर ऐसी कोई बातें हैं तो बहुत दिक्कत देंगी भारतीय जनता पार्टी को। भागवत जी का बयान इसलिए ये आया है कि अब भी सवेरा है, सुधर जाइए, क्योंकि अभी लगातार चुनाव है, हरियाणा का भी आएगा, यूपी का भी आएगा, राजस्थान का भी आएगा। ये बहुत ही सही समय पर और सही मैसेज आया है ताकि बीजेपी वापस अपने उसी लाइन पर आ जाए। मोदी जी ने जिस तरह शुरुआत की, मंत्रिमंडल बांटा जो है, उससे संकेत तो दिया है कि मैं दबने वाला नहीं हूं, लेकिन आगे कहीं ना कहीं जैसे समय बीतेगा थोड़ा माहौल बदलेगा, मोदी जी दबाव में आएंगे। बिल्कुल, देखिए एक बात समझिए, दबाव में तो बहुत ही बड़े बड़े नेता आ चुके हैं, और खैर जो एक बॉडी लैंग्वेज है नरेंद्र मोदी का, उनकी जो एक टीम है, उनके जो सहायक हैं, देश के जो गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी, इनकी जो एक टीम मैनेजमेंट है, ये लोग झुकते तो नहीं हैं, लेकिन जो ये परिणाम आया है, ये खासकर उत्तर प्रदेश का जो ये परिणाम आया है, खासकर ये जो हरियाणा में जो ये 5 सीटें, 10 की बात चल रही थी, वो 5 पे आ गए, यूपी में बहुत बुरा हाल है। अगर नहीं बदलेंगे, अगर नहीं झुकते हैं, बहुत ही मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही, आप ये समझिए दुखद घटना घटेगी। बिल्कुल झुकेंगे। मुन्ना खान जी क्या कहिएगा इस पे? फिर संपर्क चला गया मुन्ना खान जी का। ठीक है, आलोक जी, सरकार का जो एजेंडा है कामकाज का, वो तो 100 दिन का फिक्स कर दिया गया है और नतीजे आने के लिए 100 दिन का समय भी दे दिया गया है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी जो मुद्दे लगातार उठते रहे हैं, जो विपक्ष उठाता रहा है, और मध्य वर्ग जो है देश का, वो भी कहीं कहीं उम्मीद कर रहा था, वही परेशान था, उसके लिए राहत की कोई बात आएगी सरकार की तरफ से? एक बार जरा फिर से रिपीट कीजिए, तो थोड़ी आवाज आ गई थी। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा लगातार विपक्ष उठाता रहा है, हालांकि आप लोग अपने एजेंसियों के आंकड़ों के जरिए इसको खारिज भी करते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नतीजे आए हैं, और खासतौर से उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं संदेश तो गया है, मध्य वर्ग परेशान है, और इसका कोई सरकार के कामकाज में कोई असर दिखेगा? महंगाई बेरोजगारी के लिए कोई डिसीजन आएगा जल्दी? बिल्कुल, हम अब जो हमारा तीसरा टर्म है, इस पर मुख्य फोकस, क्योंकि अभी तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहे थे, अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी काम हो चुका है, अब हमें महंगाई और बेरोजगारी पर ही पूरा अटेंशन देना है, और इसको जितना जल्दी हो सके इसको आगे से आगे ले जाकर लाखों करोड़ों लोगों की नौकरी का इंतजाम करना है और देश को आगे बढ़ाना है। मुन्ना खान जी, ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, अब लगातार आप लोग महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे थे, अब सरकार का जो है मुख्य फोकस है उसी पर रहने वाला है। आलोक जी भरोसा दे रहे हैं आपको? देखिए, सवाल ये है कि जो गहन मुद्दे थे वो कांग्रेस पार्टी ने जनता के सामने रखा, इसलिए इंडिया गठबंधन 240 सीट पे आई। सीधा सा सवाल है, अगर ये मुद्दा नहीं होता, अगर मुद्दा शमशान कब्रिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान होता, तो फिर मोदी जी क्या कर जाते। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और हमारे मित्र आलोक जी को समझना चाहिए कि फिर जरूर कहीं ना कहीं ये गहन मुद्दे जो है वो जनता के बीच आए और जनता को समझ में आया कि वाकई में ये गहन मुद्दे हैं, जो ज्वलनशील मुद्दे हैं, जो अत्याचार देश में बढ़ रहा है। आज भाईचारे की एकदम कुर्बानी हो रही है, भाईचारे की आज कुचला जा रहा है, संविधान के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है। इसी नौबत से, इसी को देखते हुए तो 240 सीट इंडिया गठबंधन को आया और भारतीय जनता पार्टी 240 सीट में फंस गई। जो 400 पार का नारा कर रही थी, जो 370 की बात कर रही थी कि 370 सीट के प्लस भारतीय जनता पार्टी को आएगी। तो मैं ये कहता हूँ नैतिक तौर पर ये हार नरेंद्र मोदी जी की है। अगर 272 की हार होगी, मैं दोबारा बोलूंगा, 272 अगर हार
हुई तो वो भारतीय जनता पार्टी की हुई और 250 से कम में हारी है अगर भारतीय जनता पार्टी, तो नैतिक तौर पर नरेंद्र मोदी जी की हार है। इस हार को स्वीकार मानना चाहिए और इस हार को समझते हुए जो अब नया सरकार, जो नई सरकार का गठन हुआ है, वो सरकार को चाहिए कि युवा के लिए काम करे, किसान के लिए काम करे, जवान के लिए काम करे, महिलाओं के लिए काम करे, व्यापारियों के लिए काम करे। ये काम पे फोकस, काम को देखना होगा, तभी ये सरकार कुछ दिन तक टिक पाएगी, नहीं तो अन्यथा तो ये अल्पमत में जा रही है। और ये कहीं ना कहीं ये सरकार जिस रवैये से चली 10 साल, अब वो तो नहीं चलने वाला है, ये बैसाखी की सरकार है। मैं दोबारा से कहूँगा कि आपने वो डायलॉग को सुना होगा जो मैंने बताया, कि वो शोले फिल्म के डायलॉग है, ये बताएंगे चलेगी तुम्हारी इसको साथ चलेगी। तो ये हाल अब ये सरकार का है। अब ये कहीं ना कहीं दोनों मिल करके नरेंद्र मोदी को नचाने वाले हैं और जब तक नरेंद्र मोदी जी चाहिए तब तक सरकार की साथें चलेगी, नहीं तो ये सरकार डेथ होगी। ठीक है यश भारती जी, आपके सारे मुद्दे सरकार उठा रही है, फिर भी आप लोग नाराज हैं। बेरोजगारी पे काम करने जा रहे हैं, महंगाई पे काम करने जा रहे हैं, विकास तो कहते हैं हम कर ही चुके हैं बहुत ज्यादा। देखिए, काम करने जा रहे हैं, कह रहे हैं, और डिलीवर क्या कर रहे हैं। बात तो ये सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की करते थे। नोटबंदी में किसका साथ लिया, किस पे विकास, किसका विकास किया, किस पे विश्वास किया। जीएसटी पे किसका विश्वास किया, किसका विकास किया। 200, 300 अमेंडमेंट्स करने पड़े, बिना तैयारी के सारा काम करते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन की आप बातें करते हैं। अभी 10-10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, तमाम विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। वही सीटों पर चुनाव होना है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकसभा में गए हैं। जैसे मैं शिवराज सिंह चौहान जी की बात करूं, क्यों प्रत्याशी बनाया? अगर आपको आपके विधायक थे लोकसभा के लिए, कि आपके पास प्रत्याशी नहीं थे? तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो दिखावा है, उसी तरीके से आपकी और चीजों का भी दिखावा है कि हम आपकी बात मान रहे हैं। अग्निवीर योजना को लाने के पीछे क्या उद्देश्य था? क्या देश के सैनिकों को भी आप अतिथि विद्वान की तरह शिक्षक बनाने की जो योजना बनाई, वैसे हर चीज को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, संविदा नियुक्ति, पक्की नौकरी कब देंगे, हर चीज की कच्ची नौकरी। जब हमने प्रामाणिक तौर पे बात की तब आप बात कहने लगे, लेकिन आप देने वाले नहीं है। जैसे आरक्षण के लिए शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में कहा था कोई माइकालाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, लेकिन 27% ओबीसी आरक्षण आज तक मिला नहीं है। केवल ओबीसी मुखिया से पूरे ओबीसी समाज का भला नहीं होगा जब तक उसको मुख्य धारा में लाने के लिए कार्यक्रम नहीं चालू करेंगे, जिसका मूल उद्देश्य जातीय जनगणना होना चाहिए। जब तक आपके पास संख्या नहीं है, योजना कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। वैसे इनकी कोई योजना नहीं है, केवल दिखावा है, वादे, झूठे वादे, झूठे दावे। राहुल गांधी जी कह रहे हैं अग्निवीर पर जो है हम और अखिलेश जी मिलके संसद में जो है घेरेंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे। तो हम जनता से बातें की है। अब जनता ने हमें विपक्ष के लिए जो वोट दिया है, जो ताकत दी है, उसके माध्यम से सरकार से हम वो काम करने की कोशिश करेंगे। अगर हम कामयाब हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे वो सफलता की बात रहेगी। तो जनता से हमने बातें की है, वो जनता को हम देने का काम। ठीक है आशुतोष जी, राहुल गांधी ऐसा जता रहे हैं जैसे वो जीत के आए हैं। समाजवादी पार्टी के बाद बनता है चलो उत्तर प्रदेश में, चूंकि वो केवल यूपी में लड़ रही थी तो वो जीती है, लेकिन राहुल गांधी उसको पूरे देश में अपने जीत के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं। और वही भरोसा उनका जो है कि अग्निवीर पर हम सरकार को झुका देंगे और अग्निवीर वापस करवाएंगे। आपको लगता है मोदी जी वापस कर देंगे? देखिए, राहुल जी की अगर हम बात कर लें तो राहुल जी के लिए ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये जीत ही है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो सूखा पड़ा हुआ था भैया, बारिश हुई है और ये बहुत सालों बाद सीतापुर, प्रयागराज, सहारनपुर, रायबरेली, ये बहुत बड़ी जीत है उनके लिए। और दरअसल बात क्या है कि कांग्रेस के लीडर्स हैं, जब वो उत्तर प्रदेश में आए हैं उनको भी नहीं मालूम था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इतना बड़ा झटका लगेगा। जो कॉन्फिडेंस, जो ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी को था, वही शुरुआत हो गई है दरअसल राहुल जी के लिए। खैर, वो एक बड़े नेता हैं। बात अब आती है अग्निवीर की। देखिए, बीजेपी को कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में झटका लगा है जहां के लड़के सरकारी नौकरी, खासकर आर्मी के लिए, वो अपने आप को समर्पित करते हैं। ये बात सच है। अब बात क्या है कि अग्निवीर को लेकर के लगातार पहले से भी चर्चाएं थी, भैया ये एक गलत डिसीजन है और ये हो गया है। अब बात क्या है, जब ये अभी फिर चुनाव आने वाला, अभी हरियाणा में अक्टूबर में इलेक्शन आएगा, ये मुद्दा सबसे पहले रखा जा रहा है
कि भैया अग्निवीर से दिक्कत हुई है, इसको आपको हटाना पड़ेगा या कुछ संशोधन करना पड़ेगा। अभी मेरे भी सुनने में आया है, मेरे कुछ साथी जो दिल्ली के हैं, जो मिनिस्ट्रीज में कुछ लोग हैं भी, मैं उनसे भी इस पर मैंने कुछ डिस्कस किया और बीजेपी के नेताओं से भी किया। तो उन लोग जो उनका जो बयान, जो उनकी जो बातें आ रही हैं, कहीं ना कहीं सरकार इस पर सोचेगी जरूर, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है और ये रोजगार को लेकर के है। तो बिल्कुल मुझे लगा, और स्पेशली बीजेपी के साथ साथ जो अन्य दल हैं उन्होंने भी इस बात को लेकर के सरकार से अपनी बातें बताई हैं। तो बिल्कुल हम आशा लगा सकते हैं कि अब हाँ, लेकिन अगर राहुल गांधी जी ये बात कह रहे हो कि हमारे आते ही सब कुछ हो जाएगा, ये सब सारी चीजें एक वही है कि सपना है, देखते रहिए, क्योंकि अभी तो बीजेपी है, अब जो भी करना है मोदी जी को करना है। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि इस पर कितना बड़ा फैसला बीजेपी लेती है। हाँ, एक पत्रकार के तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी इस पर सोच रही है। ठीक है आलोक जी, राहुल गांधी संसद में मुद्दा उठाएं, सरकार दबाव में आए, उसके बाद फैसला वापस हो, इससे पहले ही जेडीयू की मांग है उसको वापस ले लेना चाहिए, इससे बचे रहेंगे, मतलब इज्जत बची रहेगी। ऐसा है कि जो कुछ भी फैसला इन चीजों को लेना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है। तो अगर वो समझते हैं कि नहीं इस अग्निवीर स्कीम को वापस कर लेना चाहिए तो वापस कर लेंगे, नहीं अगर वो समझेंगे कि इसको आगे लेके चलना है तो आगे लेके जाएंगे। सरकार किसी के कहने में और दबाव में कोई ऐसे डिसीजन नहीं लेगी तो रोज ही ये लोग एक डिमांड उठा देंगे, रोज ही वो बैकफुट पर चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी अपने शर्तों पर काम के लिए जाने जाते हैं और वो अपने शर्तों पे ही काम करेंगे। इसलिए अभी देखना है कि उनकी जो इतने वर्षों का एक्सपीरियंस है वो कितना काम आता है। वाजपेयी जी ने 24 दलों के समूह को लेकर चला और सक्सेसफुली 5 साल कंप्लीट किया। इनको तो मात्र दो को लेकर चलना है और उस दो को ये कितनी सक्सेसफुली लेके चलते हैं ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी मात खाने वाले लोग हैं, ये किसी न किसी रूप में इन लोगों को मना कर रखेंगे और जो इनकी मंशा है भारत को तीसरी शक्तिशाली बनाने की, उस कवायद में ये जरूर अपने को आगे ले जाकर उस मंशा को पूरा करके ही दम। लेकिन आलोक जी ठीक है, सहयोगी दलों की बात ना माने, विपक्ष का दबाव ना माने, लेकिन जनता ने संदेश दिया है उसको सुनना पड़ेगा ना आगे। जनता का संदेश तो हमको पूरे मंथन के साथ सुनना पड़ेगा जी। जनता ने क्या दिया है उस पर मंथन करके उसका निराकरण क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, उसको कैसे ठीक किया जाएगा, इस कवायद में हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ताओं की फौज जुटेगी। ठीक है मुन्ना खान जी, क्या भूमिका होगी लोकसभा जब लगेगी, अभी इसी महीने के आखिर में शुरू होने वाली है, क्या भूमिका होगी कांग्रेस की? लोकसभा में जब आप जाएंगे, संसद शुरू होगी नए सत्र में, बहुत बड़ी तादाद है आप लोगों की, लगभग बराबर की पोजीशन पे आप लोग हैं, कैसे क्या भूमिका रहेगी आप लोगों की, कौन से मुद्दे होंगे जिन पे आप सरकार को दबाव बनाएंगे? ये बात तो आप समझ लीजिए, जो पहले की तरह जो विपक्ष को रौंदा जाता था सरकार के द्वारा, तो सरकार अब ये हिम्मत जुटाने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि सरकार बैसाखी पे चल रही है और विपक्ष को पता है कि इनका दुखती रथ पे हाथ रख। संसद शुरू होते पहले बेरोजगारी के मुद्दे उठेंगे, जो 30 लाख पद खाली है उसके मुद्दे उठेंगे, वो 40 जवान जो शहीद हुए, 400 किलो RDF कहाँ से आया उसके मुद्दे उठेंगे, और मुद्दे जो महिलाओं पे आए दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं, जो नारा था भारतीय जनता पार्टी का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन मुद्दों पे चर्चा होने की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष ने मुद्दे उठाए और 240 सीट इंडिया गठबंधन को हासिल हुआ है, तो इंडिया गठबंधन भी चाहेगा कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं और संसद में उन मुद्दों को उठाऊं जो युवाओं के मुद्दे थे, जो युवाओं के पीड़े हैं, जो किसान के मुद्दे हैं, किसान के पीड़े हैं, चाहे MSP गारंटी का मसला हो, चाहे किसान आंदोलन में जो शहीद हुए 700 किसान उसका मसला हो, चाहे 16,40,000 जो व्यापारी व्यापार बंद करके चले गए उसका मसला हो, चाहे मोदी जी के तानाशाही का मसला हो। तो अब विपक्ष किसी भी बात से चुकने वाला नहीं है, अब बुलंद आवाज के साथ ये सरकार से सामना करेगा। अब मैं राहुल गांधी जी की बता दूं, राहुल गांधी जी के लिए कह रहे थे अभी कुछ लोग, तो राहुल गांधी जी एक ऐसा शख्स है
जो नरेंद्र मोदी के आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकता है। नरेंद्र मोदी के पास ईडी, सीबीआई, 140 करोड़ जनता का कहते आशीर्वाद है। उसके इतने ताकतवर देश के प्रधानमंत्री है, उनसे किसी की हिम्मत नहीं हो रही आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछ ले, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई हो, चाहे कोई सांसद हो। लेकिन राहुल गांधी जी एक ऐसा व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी के आंखों में आंखें डाल करके बात करने की क्षमता रखता है और उसकी हिम्मत है आंखों में आंखें डाल करके बात करने का। क्योंकि राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, डरना हमें नहीं है। और यही नहीं डरने की वजह से कि आज इंडिया गठबंधन को 240 सीट है, हम तो सरकार के ईंट से ईंट बजाने की क्षमता रखते हैं और कुवत रखते हैं। सरकार एक बार बंद कमरे में फैसला लेकर के दिखाए, फिर उसे पता लगेगा कि विपक्ष की ताकत कितनी है। ठीक है, और आपने जो वादा किया महिलाओं से खटाखट वाला, वो महिलाएं जो है आपके राज्यों में जो वादा पूरा करेंगे जहां आपकी सरकारें हैं 1 जुलाई से? महिलाओं से हमने वादा किया था खटाखट वादा, तो सरकार बनते ही हम वादा पूरा करेंगे फटाफट। राज्यों में जहां आपकी सरकारें हैं वहां भी तो देना होगा ना? नहीं, बात राज्य की नहीं हुई। देखिए बीजेपी की पक्ष ले रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, सभी महिलाओं के खाते में 8500 रुपया पहले ही हफ्ते से खटाखट शुरू हो जाएंगे। और मैं वादा करता हूँ जैसे सरकार बनेगी कांग्रेस की, फिर उसी बात से महिलाओं के खाते में 8500 रुपया फटाफट शुरू हो जाएंगे। अभी जहाँ आपकी सरकार है वहाँ तो दे दीजिए, अभी जहाँ आपकी सरकारें हैं वहाँ तो दे दीजिए। महिलाएं आ रही हैं आपके दफ्तर में पैसा मांगने। हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। यश भारती जी आप सहयोगी हैं, खटाखट इनसे बोलिए कि जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ दें, क्योंकि छवि तो आपकी भी खराब होगी। फटाफट जो वादा था और जो दावे थे वो लोकसभा चुनाव के लिए थे। लोकसभा में सत्ता में आते तो जो जनता से वादे किए हैं वो निश्चित तौर पर पूरे होते। सवाल भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए जो लद्दाख की जनता से किया, पूरा लद्दाख बंद पड़ा रहा, पूरे आसमान के नीचे हड़ताल है, इसके बारे में उन्होंने अपने चुनावी वादे में बात की, लेकिन ये वादा पूरा नहीं कर पाए। ये जहां जहां इन्होंने लोकसभा चुनाव में जो वादे किए थे, कौन सा वादा पूरा किया? 2014 के अच्छे दिन, 2019 के चौकीदार, अब 2024 के मोदी का परिवार। अब देखिए 6 महीने के अंदर जो हम बात कर रहे हैं कि गठबंधन के दल के, अभी मोदी का परिवार महीने भर के अंदर 30 दिन के अंदर बिखरने वाला है। जो बहुत बड़ा परिवार बनने की दावे कर रहे थे, जिस तरीके से सारे चौकीदार चोर बन के भाग गए हैं, वैसे ही मोदी का परिवार बिखरने वाला है। डरा हुआ और घबराया हुआ आपको दिख जाएगा जिस तरीके से ये लोग राजनीति करते हैं। तो आज से हटना शुरू हो गया, बोल दिया गया हटा लीजिए, ट्विटर और एक्स पे जो लिखा हुआ है वो हटा लीजिए, बोल दिया गया है। उसमें आप लोग क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? नहीं, ये क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है, ये तो दिखावे वाला काम करते हैं ना। अरे भाई मोदी का परिवार बने तो जीवन भर निभाओ ना, परिवार तो जीवन भर चलता है। ये चुनाव में परिवार बन जाना, चुनाव में चौकीदार बन जाना, चुनाव में अच्छे दिन ले आना, चुनाव ही तक क्यों? जब चुनाव परिणाम आपको मिल जाते हैं, जनता को लूट लेते हो आप, ठग लेते हो, फिर उसके बाद क्या? यही तो हम बात कह रहे हैं, जनादेश को लूटने वाले, ठगने वाले, धोखा देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और ये सब काम करते रहते हैं। आलोक जी बोलेंगे, कुछ जवाब देंगे? देखिए, मैं इन दोनों आदमी से इतना ही अनुरोध करूंगा, जो इन्होंने कमिटमेंट दिया है, इनके दफ्तर में महिलाएं जा रही हैं 1-1 लाख रुपया मांगने, लगातार लोग उसका फोटो खींच के भेज रहे हैं। जो इन्होंने जहां जहां इनकी सरकार है, जो इन्होंने वादा किया पहले उसको लागू करके दिखा दे। ठीक है, यश जी बोलिए। देखिए, मैंने आलोक वत्स जी का बहुत प्रशंसक हूँ, और प्रशंसक इसीलिए हो वो जिस भूमिका में होते हैं पूरी ईमानदारी से रहते हैं। जब वो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की बखूबी कमियां और आलोचना करते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आते हैं तो पूरा बचाव करने का काम करते हैं। तो मैं इनको राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी इनका प्रशंसक हूँ और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी इनका प्रशंसक हूँ। पूरी ईमानदारी से अपने बैनर और टैग के साथ पक्ष रखते हैं। ठीक है, समय खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर में आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जुड़े रहिए, नमस्कार।